पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ स्टेटस। पिछले कई दिनों के अंतराल के बाद आज फिर से हमारे साथ हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आप जब नहीं थे, किसी निजी कार्यक्रम में आप शामिल होने को गए थे, तो देश में कई बड़े फैसले हो गए। देश तो इंतजार कर रहा था कि पहलगाम के बाद पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। रोज खबरें आ रही थी, कुछ बड़ा होने वाला है। टीवी चैनल्स कह रहे थे पाकिस्तान सो नहीं पा रहा है, पाकिस्तान में कोहराम है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ और ही बड़ा कर दिया। जातिगत जनगणना का फैसला कर दिया। कांग्रेस की बात मान ली, तेजस्वी यादव की बात मान ली, लालू यादव की बात मान ली, अखिलेश यादव की बात मान ली। और कह सकते हैं कि बीजेपी यू टर्न। कभी कैसे कहा जाता था कि जातिगत आरक्षण की मांग करने वाले लोग अर्बन नक्सली, लेकिन अब इस देश को जाति की गिनती आवश्यक समझ में आ रही है। और राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि जो 50% का आर्टिफिशियल दीवार है आरक्षण का, उसे भी हम तोड़ देंगे। तो जहां एक हो लोग गिनती नहीं कर रहे थे कि महाकुंभ में स्नान करने वाले लोग किस जाति के हैं, कितनी संख्या में हैं, अब देश में जाति गिनी जाएगी और बताया जाएगा। जब पहलगाम अटैक हुआ तो धर्म पूछा गया, जाति नहीं पूछी गई और इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की गई। लेकिन अब देश जाति का देश होगा और सब कुछ जाति से तय होगा, जिस बात से बीजेपी अब तक दूर रहती थी। अब देखिए, जातिगत जनगणना का फैसला हो गया। राहुल गांधी भी खुशियां मना रहे हैं, वह कह रहे हैं हमारे दबाव में हुआ। लालू यादव कह रहे हैं हमने तो पहले ही कहा था कि कान पकड़ के उठक बैठक कराएंगे, देखते रहो कैसे नचाते हैं। नीतीश कुमार भी खुश है, तेजस्वी यादव भी पटाखा छोड़ रहे हैं। और अब एक परसेप्शन यह भी बनता चल रहा है कि देखिए, देश में जिस तरीके से यह मान लिया गया कि मुस्लिम जो हैं वो फॉर गारंटेड एंटी बीजेपी, वैसे ही सवर्णों के बारे में, सवर्ण जातियां जो हैं उनके बारे में यह मान लिया जाना चाहिए कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, या फिर इन्हें बीजेपी को ही वोट देना है। क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो और बाकी क्षेत्रीय पार्टियां तो पहले से ही सवर्णों से दूर रही है, तो सवर्णों की स्थिति और खराब होने जा रही है। और तेजस्वी यादव तो देखिए आज यहां तक कह गए कि देखो, जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। वह कह रहे हैं कि अब जैसे एससी एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र है, वैसे ही पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, ठेकेदारी में आरक्षण होना चाहिए, न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को भी लागू करेंगे, आबादी के अनुपात में आरक्षण देंगे। तो अब देखिए, बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव के वक्त तो जनगणना नहीं होगा। कुछ जो पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं, यह झटका बिहार के चुनाव से अधिक उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को लगेगा। क्योंकि तब चुनाव जब रिपोर्ट आएगी और जनगणना चल रहा होगा या रिपोर्ट आ जाएगी, तब उसके बाद नतीजे सामने आएंगे। तो ये स्थिति और परिस्थिति, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और कुछ बड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना का फैसला कर। इसे आप कैसे देख रहे हैं और बिहार चुनाव इससे कैसे प्रभावित होगा? सवर्णों की स्थिति क्या और बुरी होनी है? अब उनका कोई देखनहार नहीं रह गया है, क्योंकि सब कुछ देखिए, राहुल गांधी ने पटना में ही कहा था कि सवर्णों को छोड़कर जितने सारे लोग हैं वह सेकंड क्लास सिटीजन हैं। तो अजीत जी, अब आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब ये कोई ऐसा फैसला नहीं लग रहा, हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रातों रात हुआ फैसला है। जी। ये बहुत वेल प्लान्ड और वेल थॉट फैसला है। ये बहुत सोच विचार करके एक योजना रणनीति के तहत इसका फैसला हुआ है। ये कह सकते हैं कि समय जो है वो स्ट्रेटेजिकली इस समय ये चुना गया जिस समय पहलगाम में बेकसूर सैलानियों के ऊपर हमले हुए और 26-27 लोग मारे गए और जी। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े स्ट्राइक की तैयारी हो रही थी या अनुमान लगाया जा रहा था।
जिस दिन ये फैसला हुआ उसके एक दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जो है सरसंघचालक मोहन भागवत मिलने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बिल्कुल। ये 1 महीने के भीतर दूसरी मुलाकात थी और ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के ही कुछ डेलिबरेशन है जिसके लिए मुलाकात हुई है। उस दिन में तीनों सेना प्रमुख भी मिले थे प्रधानमंत्री से, राजनाथ सिंह की मौजूदगी। लेकिन असल में वो मुलाकात जो थी वो जातिगत जनगणना को लेकर के फैसले के बारे में थी, क्योंकि आरएसएस की सहमति के बगैर ये फैसला नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के फैसले के लिए आरएसएस की सहमति की जरूरत नहीं है, वो स्टैंड बाई है वो फैसला। मतलब आप स्टैंडिंग एक तरह से समझे कि वो डिसीजन है कि आप किसी समय पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाति गणना के मामले पर अंतिम तौर पर राय ली गई, मतलब उनसे बात की गई मोहन भागवत से। ये फैसला हमको इसलिए लग रहा है, टाइमिंग छोड़ दें तो ये फैसला हमको इसलिए लग रहा है कि बहुत डेलिबरेट है, बहुत प्लान्ड है, क्योंकि हमको जानकारी है निजी तौर पर कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी में बड़ी खलबली थी, बहुत बेचैनी थी कि ये ऐसा कैसे हुआ कि सीटें 63 कम हो गई राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद। जब देश पूरी तरह से हिंदुत्व का मामला उफान पर होना चाहिए तो बीजेपी की सीटें कैसे कम हुई और उत्तर प्रदेश में इतना नुकसान कैसे हुआ। तो उसका जो रिपोर्ट है, जो फीडबैक है बीजेपी लीडरशिप को, आरएसएस की लीडरशिप को भी, वो ये है कि पिछड़ी जातियां सचमुच आरक्षण को लेकर के चिंतित हो गई थी और बीजेपी के कुछ नेताओं ने जो बयान दिए थे कि हमको 400 सीट दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे और आरक्षण समाप्त होना चाहिए है, इसको लेकर के नाराजगी हुई पिछड़ी जातियों में और बीजेपी इसलिए उसकी सीटें कम हुई, उत्तर प्रदेश इसलिए आ रहे। तो ये दूसरी बार हुआ था। बिहार चुनाव 2015 आप याद करिए किस तरह से मोहन भागवत के बयान, संविधान की समीक्षा वाले बयान को, आरक्षण की समीक्षा वाले बयान को लेकर के कैसा पोलराइजेशन हुआ, पिछड़ी और अगड़ी जाति की लड़ाई हो गई। उस तरह से लोकसभा चुनाव भी पिछड़ी और अगड़ी जातियों की लड़ाई, बाकी स्टेट्स छोड़ दीजिए जहां इतना डिवीजन नहीं है, जातीय समीकरण दूसरा है, वहां छोड़ दें। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। तो उसकी फीडबैक के आधार पर यह तैयारी हो रही थी कि कैसे हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ना तो था। अब ये हुआ कि ऐसे समय में डिसीजन लें जब लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लगा हुआ। तो ये संजोग से बाई चांस एक मौका मिल गया कि पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकवादियों ने हमला किया और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी थी। देश इस समय भी पाकिस्तान पर ज्यादा उलझा हुआ है जाति गणना के मुकाबले के अनुसार। जितनी चर्चा हो रही उससे ज्यादा अभी भी सोशल मीडिया का ट्रेंड ये है, जैसे मुनीर आउट, हैशटैग मुनीर आउट, ये ट्रेंड किया सोशल मीडिया में कि मुनीर भाग गया, मुनीर अमेरिका चला गया, उसने परिवार शिफ्ट कर दिया, पाकिस्तान का सेना प्रमुख बंकर में छिपा हुआ है, तो लश्कर तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद बंकर में छुपा हुआ है, भारत की सेना मार डालेगी सबको, सेना को खुली छूट। ये नैरेटिव अभी भी है। इस नैरेटिव में आपने जाति गणना का फैसला कर दिया। अब अगर अगले कुछ दिन में कार्रवाई होती है, जब भी कार्रवाई होगी तो अभी जो बची खुची चर्चा है, ये चर्चा भी हाशिए में जाएगी, ये चर्चा नहीं होगी, इसकी ज्यादा नैरेटिव इसका नहीं बन पाएगा। तो टाइमिंग के लिहाज से टाइमिंग ये चुना गया, फैसला ये होना था। और आपने जैसा कहा कि उत्तर प्रदेश की चिंता, देखिए बैक टू बैक अभी से आप 2-2 साल का गैप देके जाइए। आज अभी बिहार का चुनाव होगा, बीजेपी को लग रहा था कि बीजेपी बिहार का चुनाव इस बार एनडीए हार जाएगी अगर जातिगत जनगणना, जाति के आधार पर आरक्षण, संविधान बचाओ ये मुद्दा बना रहता है तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन चुनाव जीत जाएगा। इसके 1.5 साल के बाद मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव पीडीए जीत जाएगा। एनडीए के मुकाबले जो उन्होंने बनाया हुआ है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का अखिलेश यादव ने, वो जीत जाएगा। और उसके 2 साल के बाद लोकसभा चुनाव में 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार की सत्ता से बाहर हो जाएगी। असली चिंता ये थी, आप ये क्रोनोलॉजी है कि बिहार में हार की चिंता थी, उत्तर प्रदेश में हार की चिंता थी और उसके 2 साल के बाद लोकसभा चुनाव में हार की चिंता थी। ये लग रहा था कि जाति का जो मैसेज है वो ज्यादा इमोशनल है, ज्यादा भावनात्मक है, ज्यादा संवेदनशील है धर्म के मुकाबले। इस देश में ज्ञानेश्वर जी, धर्म बदल सकता है कोई व्यक्ति, जाति नहीं बदली जाती है। जो धर्म बदल के दूसरी जाति में चला जाता है उसकी भी जाति बनी रहती है, दूसरे धर्म में चला जाता है उसकी भी जाति बनी रहती है। हम वो ईसाई हो गया, मुसलमान हो गया, तब भी दलित रहता है और पिछड़ा रहता है, वहां भी जाकर के सवर्ण रहता है और उसकी शादियां नहीं होती हैं। मुसलमान हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि सवर्णों में शादी हो जाएगी, या ईसाई हो गए तो ऐसा नहीं है कि आप ऊंची जगह पर चले जाएंगे, वहां भी पिछड़े हैं। और यही कारण है कि कन्वर्टेड मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए भी आरक्षण की मांग की जाती है, देने की बात होती है। तो ये इसलिए है क्योंकि जाति नहीं छूट सकती है। जाति सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इमोशनल पॉइंट है, सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। और ये बीजेपी को 2 बार से अनुभव हुआ, 2015 बिहार विधानसभा चुनाव
2024 लोकसभा चुनाव। इसलिए जी ये डिसीजन होना था। इस डिसीजन के मेरिट्स पर हम लोग आगे बात करेंगे, क्या फायदा है, क्या बिल्कुल नुकसान है, इसको फायदा बिल्कुल और क्या पहलू है। लेकिन हम्म, डिसीजन क्यों हुआ और इस समय क्यों हुआ, वो ये हमने समझाने की कोशिश की कि डिसीजन इसलिए हुआ क्योंकि बिहार हारने की खतरा था, उत्तर प्रदेश हारने का खतरा था, फिर लोकसभा हारने का खतरा था। जी और अभी इसलिए हुआ ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाए। एक तो देश अभी हम्म, लगा हुआ है कि पाकिस्तान पर हमला होगा, तो इस पर ज्यादा हम्म, ध्यान नहीं देगा। और दूसरा, जो पाकिस्तान की सेना अभी अलर्ट मोड में है कि भारत कुछ करेगा, वहां भी थोड़ी लापरवाही आएगी, लगेगा कि भारत की सरकार तो राजनीति में उलझ गई, अभी चुनाव जीतने में लग गई बिल्कुल ये लोग, ये तो हम्म, जाति गणना कराने लगे तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे। वहां भी थोड़ी लापरवाही आएगी तो भारतीय सेना के लिए आसान हो जाएगा, इसलिए टाइमिंग ये चुना गया। जी तो चलिए देखिए अब इसके गुण और दोष पर जो आप कह रहे थे कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सकारात्मक क्या होगा, नकारात्मक क्या होगा, और जो आपने उत्तर प्रदेश की बात कही, यदि इसके परिणाम आते हैं और वह बात उठती है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तब तो योगी आदित्यनाथ के लिए भी खतरे की घंटी है ही। और देखिए एक और चिंता लोगों को सता रही है, देखिए तेजस्वी यादव भले कह रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि 50% की जो दीवार है वह तोड़ दी जाएगी, लेकिन लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना के बाद जो रिपोर्ट आएगी, सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर जो ओबीसी जातियां हैं, जो समृद्ध हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है, प्रगति कर चुकी है, उन्हें भी शायद उस पिछड़ी जातियों की सूची से बाहर आना पड़ सकता है। एक डर यह भी समा रहा है और यह चर्चा यादवों के बीच भी है और यह चर्चा कुर्मियों के बीच में भी है। अजीत जी। हाँ, ये बात ठीक है, चूंकि अभी तक उसकी रूपरेखा नहीं आई है कि जाति गणना होगी तो किस फॉर्मेट में होगी। इसके जी पहले जो 2011 की जाति गणना थी, उस समय एक सर्टेन फॉर्मेट था, जो सवाल हमेशा पूछे जाते थे वो सवाल पूछे गए थे। जी 29-30 के करीब जो प्रश्नों की एक सूची है वो पूछा गया था, सब आदमी से जनगणना करने वालों ने पूछा था। उसमें सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी हुआ था ज्ञानेश्वर जी, लेकिन जी उस समय जो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसने उसको लागू नहीं किया था, उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए थे। उस पर हम लोग आगे जब मेरिट पर बात करेंगे तो आएंगे हम लोग की कौन जी लाभ लेने की ज्यादा स्थिति में है। लेकिन उस समय भी हुए थे। तो अभी क्या फॉर्मेट होगा, ये रूपरेखा तैयार हो रही है। देखिए, ये कई लोग ये भी कह रहे हैं जो जानकार हैं कि भाई 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा हो गई थी, तो बिल्कुल क्या हुआ उसका, कि उसकी कमेटी कहाँ बनी, आयोग का गठन हुआ क्या, कब बनेगी कमेटी, कब मिलेगी। घोषणा तो कर दी, दिल्ली का चुनाव था तो 8वां वेतन आयोग घोषित कर दिया, अभी तक तो उसकी कोई जी रूपरेखा नहीं बनी। इसी तरह से महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन कानून पास तो कर दिया पार्लियामेंट से, लेकिन नारी शक्ति का वंदन कब होगा, कब उनकी सीटें आरक्षित होंगी, कब से आरक्षण मिलना शुरू होगा, इसकी तो कोई टाइमलाइन नहीं है। तो इसी बिल्कुल तरह से जाति गणना की घोषणा तो हो गई, टाइमलाइन क्या है, इस बार की जनगणना में करेंगे। तो इस बार की जनगणना कब होगी, अगले साल होगी, उसके अगले साल होगी, या 2031 में होगी, कब करेंगे। तो बिल्कुल वो जब जनगणना करेंगे तो उसमें करेंगे। उसी तरह से हुँ, ये रूपरेखा पता नहीं है कि उसमें क्या-क्या पूछा जाएगा। जैसे हुँ, जातियों के भीतर क्या उपजातियां भी पूछी जाएंगी। आपको जानकर हुँ, के हम लोग के दर्शकों को, आपने आपने पढ़ी होगी खबर, लेकिन अब दर्शकों को जान के हैरानी होगी कि 2011 में जब जाति पूछी गई तो 45 लाख जातियां दर्ज हुई थी। अब आप 45 लाख सोचिए, जातियाँ। लाख जातियां दर्ज हुई थी, जबकि देश में जब अंग्रेज जनगणना करके गए थे तो 4000 जातियां थी। जी, अंग्रेजों की जो आखिरी जनगणना हुई 1931 की, तो 4000 जातियां थी। हम लोग मानते हैं कि हुँ, 3500 से 4000 जातियां हैं। जी, अब क्या हुआ, हर आदमी अपने मन की जाति लिखा रहा था, और जाति का हुँ, मतलब कि जैसे उपजाति लिखा रहा था, उपजाति के बिल्कुल, अंदर भी हर जाति का एक खास तरह से उसकी एक पहचान होती है उस जाति की, हुँ, वो लिखा रहा था। फिर गोत्र लिखा रहे थे लोग, तो हर व्यक्ति अलग अलग चीजें लिखा रहा था। जी, अभी नहीं होगा। इस बार ये जानकारी ऐसी आई है कि इस बार सरकार खुद से जाति लिख करके देगी। अब ये हुँ, पता नहीं है कि उसमें उपजाति भी लिखी जाएगी क्या। अगर जाति के साथ उपजाति भी लिखी जाती है तो सोचिए कितना विभाजन होगा, किस लेवल तक डिवीजन बिल्कुल, जाएगा। तो ये बिल्कुल, चीजें तय है। मुसलमानों में भी उपजातियां गिनी जाएंगी क्या, मुसलमानों के 72 फिरके हैं और उन 72 फिरकों में अनेक जातियां हैं, क्या उन तमाम फिरकों की सभी जातियों की गिनती होगी। तो अब ये जी, देखा जाएगा कि अगर अगर हिंदू समाज बट रहा है तो फिर मुसलमान समाज भी बटेगा। उनके यहाँ भी उनकी भी जातियां, जो अभी कहा जाता है कि एक बड़ा होमोजेनस सोसाइटी है, एक रूप समाज है, समरूप समाज है, उसके का भी डिवीजन सामने आएगा। फिर उसी बिल्कुल, तरह से ये रूपरेखा नहीं है कि जो सामाजिक आर्थिक आंकड़े आएंगे उसमें मतलब ये उसका फॉर्मेट आएगा कि क्या, पिछली बार मान लिया गया था कि अगर कच्चा घर है आपका तो आप वंचित वर्ग में है, तो हुँ, उस वंचित वर्ग मान लिया गया। इस बार क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से वंचित वर्ग की पहचान होगी, क्या आय का क्राइटेरिया रखा जाएगा, और फिर उसके बाद क्या आरक्षण का वर्गीकरण होगा। जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर क्या वर्गीकरण होगा,
और उस वर्गीकरण के साथ साथ ये भी कि क्रीमी लेयर के 8 लाख रुपए पर ही रहेगा या क्रीमी लेयर की जो सीमा है उसको सालाना आय की सीमा को बदला जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब जब सरकार एक फॉर्मेट तैयार कर लेगी, उसकी रूपरेखा आ जाएगी, तब पता चलेगा। लेकिन ये चिंता जेन्युइन है। एक तरफ जो लोग पहले कुछ दिन पहले तक, जैसा आपने कहा कि जातिगत गणना और आरक्षण की मांग करने वालों को अर्बन नक्सल कहा जाता था, देश तोड़ने वाला कहा जाता था, आज वही तमाम लोग इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री जी का बड़ा दूरदर्शी फैसला है, तो हर आदमी इसको दूरदर्शी और मास्टर स्ट्रोक बताने लगा। वो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों की भी गिनती होगी, उनकी भी जातियां पता चलेंगी। तो अच्छा ये होगा कि एक बार अपने यहाँ एक भारत के समाज को लेकर के एक बड़ी खास बात है ज्ञानेश्वर जी, कि यहाँ अभी तक हम लोगों की ट्राइबल आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं हुई है, और ना कोई ट्राइबल आइडेंटिटी को लेकर के कोई लड़ाई हुई है। यूरोप में बड़ी लड़ाइयां हुई है, समूचे यूरोप में, समूचे अफ्रीका में, समूचे लैटिन अमेरिका में पूरे नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका में ट्राइबल्स वार बहुत हुए हैं, क्योंकि आप सब किसी न किसी ट्राइब के हैं। हम लोगों के यहाँ जो है जब आज से 2000-3000 साल पहले मान लीजिए, तो सब ट्राइब्स ही थे ना। जैसे हम आज ही पढ़ रहे थे कि भगवान जगन्नाथ जो है, जिनका मंदिर बंगाल में बना है, उनकी उत्पत्ति एक खास ट्राइब्स से हुई है, जो बंगाल और उड़ीसा में वो ट्राइब्स माना जाता है। तो हम लोगों के यहाँ सब आदमी की ट्राइबल आइडेंटिटी है, उसकी लड़ाई नहीं हुई थी। अब ये कहा जा रहा है कि इस बार सबकी आइडेंटिटी अलग अलग करके, रिवील करके, और हमेशा के लिए इस क्वेश्चन को सेटल कर दिया जाएगा। तो ये एक सामाजिक स्तर पर ये बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हिंदू समाज ज्यादा होमोजेनस हो जाएगा इस जाति गणना के बाद भी। कैसे हो जाएगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन वो हम लोग देखेंगे। हमको नहीं लग रहा है कि होगा, डिवीजन बढ़ेगा। वो बात तो अजीत जी खंडित हो गई ना। देखिए, बीच में 2 नारे चले, बटोगे तो कटोगे, और फिर इसका जवाब दिया गया कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो अब तो बटना ही बटना है, अब तो एक होने की बात ही नहीं होगी। हमने कहा ना कि महाकुंभ में लोग ये नहीं गिन रहे थे कि कितने दलित गए, कितने यादव गए, कितने पंडित गए, उतने सनातनी गए। अब तो इसकी ही संख्या गिनी जाएगी। और तेजस्वी यादव तो यह भी कह रहे हैं कि भाई अब तो जैसे एससी एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं, वैसे ही पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए। और तेजस्वी यादव, लालू यादव का ट्रैक रिकॉर्ड अब यह बनता जा रहा है कि भाई जातिगत आरक्षण के मामले में या जातीय राजनीति के मामले में जो वह कहते हैं, बाद में नरेंद्र मोदी को वहां पहुंच जाना पड़ता है। सम्राट चौधरी ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के सपनों को साकार कर दिया। अब बताइए, लालू यादव सपना देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं, तो हम बात समझ में नहीं आई कि देखिए अच्छा थिंकर कौन है और अच्छा चिंतक कौन है। देखिए, ये बात ठीक है। ये बात आपने जो कही कि बिहार का चुनाव ही पहला टारगेट है। इस जाति गणना की जो घोषणा हुई है, इसका पहला लक्ष्य, पहला निशाना बिहार का चुनाव है। सबको पता है कि मंडल की जो असली जमीन है वो बिहार है। उत्तर प्रदेश में शादी थी, लेकिन असली जमीन मंडल की बिहार में थी। सारी राजनीति वहां से हुई थी। और जब बीपी सिंह ने इसकी घोषणा भी की थी, तब भी उसमें मुख्य भूमिका शरद यादव और रामविलास पासवान ही निभा रहे थे। हम लोगों ने एक बार जब हम लोग चर्चा कर रहे थे मंडल की कहानी में, हम लोगों ने देखा था कि कैसे शरद यादव को बुला करके बीपी सिंह ने कहा, और कैसे उन्होंने प्रस्ताव रखने के लिए रामविलास पासवान को आगे किया। तो मंडल की राजनीति से बिहार का ही वो असली राजनीति है। अब उसी का ये पार्ट 2 है, ये मंडल पार्ट 2। हम लोग कई बरस पहले से ये कह रहे थे नरेंद्र मोदी की राजनीति को देख करके कि उन्होंने मंडल 2 की राजनीति की है। और मंडल 2 की राजनीति का सबसे कोर बिंदु था कि उन्होंने मंडल और कमंडल को मिला दिया। इसके पहले क्या मंडल अलग था, कमंडल अलग था, बल्कि मंडल की प्रतिक्रिया में कमंडल की राजनीति थी। उसको नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, कमंडल को ही मंडल बना दिया। उन्होंने कहा कि कमंडल ही मंडल है। और ये इसलिए वो ये करने की स्थिति में इसलिए थे क्योंकि उनकी अपनी पिछड़ी जाति की आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है, और बिहार सहित पूरे देश में स्टैब्लिश हो गई है कि पिछड़ी जाति से आते हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कई ऐसे काम किए जो जैसे एक तो संसद में जब उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का परिचय कराया तो सबकी जाति बताई, और ये दावा किया कि आज तक किसी की सरकार में इतने ओबीसी मंत्री नहीं रहे थे। तो ये दावा उन्होंने किया, सदन के पटल पर किया। हम सब लोग जानते हैं कि पहले जो पिछड़ी जाति का आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा नहीं था, नरेंद्र मोदी ने उसको संवैधानिक दर्जा दिया, जैसे एससी एसटी आयोग को है। हमको पता है कि जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, इन सब में आरक्षण नहीं लागू होता था पहले, नरेंद्र मोदी ने उसके आरक्षण की पहल की। जो मेडिकल में दाखिले का भारत सरकार का कोटा है, उस भारत सरकार के कोटे में, मतलब सैनिक स्कूल में, नवोदय केंद्रीय विद्यालय सैनिक स्कूल में कोटा लागू किया ओबीसी का उन्होंने। उसी तरह से जो केंद्रीय कोटा है नीट की परीक्षा में मेडिकल दाखिले का, उसमें ओबीसी का आरक्षण उन्होंने लागू किया। ऐसे कई काम थे जो नरेंद्र मोदी ने किया,
और जी। चुपचाप किया, और ओबीसी को पता है कि वो कर रहे हैं इस बात को। तो फिर अभी खैर इस पर आगे आएंगे हम लोग की बेनिफिशियरी ज्यादा कौन होगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने पटाखे फोड़े, आपने भी उनके पटाखे चलाते हुए वीडियोस दिखाए सब, और लालू बिल्कुल। यादव के सपनों की बात हुई। तो ये एक, अब एक तरह से मानिए, हम लोग कितने दिन से कह रहे हैं कि लालू यादव की लीगेसी, जिसको लेकर के पहले शर्मिंदा होते थे तेजस्वी यादव, उस पर उन्होंने गर्व करना शुरू किया, और आज स्थिति यह है कि बीजेपी के लोग अब उस पर गर्व कर रहे हैं कि लालू यादव का सपना बीजेपी पूरा कर रही है, मोदी जी पूरा बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसका मतलब कि लालू यादव की पॉलिटिकल लीगेसी जो है, कम से कम जातिगत जो मतलब वंचित और पिछड़ी जातियों को आगे ले आने के मामले में, उसको तो सब आदमी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी। ये 90 के दशक में जो उन्होंने किया, जो आप बार-बार कहते हैं कि एक समय वो गरीबों के नेता थे, फिर पिछड़ों के बिल्कुल। नेता हुए, फिर वो तब जाकर के अपनी जाति और एमवाई के नेता हुए। जी, वो बिल्कुल। लीगेसी जो उनकी है, उस लीगेसी को, उस लीगेसी में अब बीजेपी भी उस लीगेसी का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने आ रही है। अब तक बीजेपी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि जब तेजस्वी को ही चिंता नहीं है अपने पिता की लीगेसी की, तो बीजेपी क्यों चिंता करे। अब बिल्कुल। तेजस्वी ने चिंता की, तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव को भारत रत्न दीजिए, और उनका सबसे बड़ा योगदान है, तो बीजेपी भी कह रही है कि हम उनका सपना पूरा कर रहे हैं। तो जी। ये एक कहीं ना कहीं जो पिछड़ी जाति को लेकर के, बीजेपी भले बिहार में चुनाव जीत गई लोकसभा का, लेकिन उसको आशंका थी कि विधानसभा के चुनाव में वो चीजें टर्न हो सकती हैं, बदल सकती हैं। जैसे 14 में जीते थे और 15 में हार गए बुरी तरह से, जब नीतीश और लालू मिल गए। 19 में भी जीते थे और 20 में भी हारते हारते बचे, बड़ी मुश्किल से एनडीए को बहुमत मिला, बड़ी बिल्कुल, मुश्किल बिल्कुल, खींच कर बिल्कुल। बहुमत का आंकड़ा पहुंचा था, 125 सीटें पहुंची थी। तो जी। कहीं ऐसा ना हो कि 24 में भी जीते और 25 में हार जाए, क्योंकि ये 2 बार से हो रहा था, और 2 बार से चूक रहे हैं तेजस्वी बहुत मामूली अंतर से। तो इस बार जी। ये खतरा था, तो उसके लिए एक स्ट्राइक हुआ, एक सर्जिकल स्ट्राइक, जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही थी कि पाकिस्तान में होगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में होगा, वो सर्जिकल स्ट्राइक अब यहाँ देश के अंदर होगी। उसमें तेजस्वी यादव और लालू यादव की, मतलब लालू यादव की लीगेसी अब बीजेपी धुनाएगी। उसका कहने का मतलब सम्राट चौधरी का ये था कि जो पिछड़ी जातियों के उत्थान का 90 के दशक का, वो बाद के लालू यादव की बात नहीं कर रहे हैं, जो जी। जब जनता दल था, जिसकी सरकार बनी थी बीजेपी के समर्थन से, वो जनता दल ने जो सपना देखा था, उस समय जो सपना था कि वंचितों का, गरीबों का, सबका उत्थान करना है, वो मोदी जी कर रहे हैं। ये बात कही जाएगी, चुनाव में भी कही जाएगी कि वो अब काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि जो भी वंचित रह गया है, जो इस रेस में पीछे छूट गया है, उसको आगे ले आना है। और तो ये एक काम बात स्पष्ट हो गई, कि देखिए आरक्षण खत्म नहीं होने जा रहा है, यह मोदी ने स्पष्ट कर दिया। आरक्षण की समीक्षा हो सकती है, यह बात भी स्पष्ट हो गई, और आरक्षण की सीमा भी बढ़ सकती है जातिगत जनगणना के आधार पर, यह बात भी स्पष्ट है। तो अब आए कि किसको घाटा हो रहा है, किसको लाभ हो रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब सवर्णों के लिए कुछ बचा नहीं, सवर्णों की स्थिति भी मुसलमानों जैसी हो गई। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने मान लिया, बीजेपी ने ही विशेष तौर पर मान लिया कि ये कहां जाएंगे, इन्हें तो क्षेत्रीय दलों से बचने के लिए मुझे ही वोट करना है, ये रहे न रहे मुझे इनकी कोई फिक्र नहीं है। अब सवर्ण न इधर के रहे न उधर के रहे, जहां मर्जी हो जो करना हो करें। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो सोशल मीडिया में ये बात बड़ी चली जो आपने कहा, उसमें किसी ने लिखा कि जी। पाकिस्तान के जनरल पर स्ट्राइक करना था, पाकिस्तान के और जनरल फिर पर स्ट्राइक जी, करना था, हिंदुस्तान के जनरल पर स्ट्राइक हो गया। तो जी, जनरल मतलब सामान्य वर्ग के ऊपर स्ट्राइक हो बिल्कुल। गया। ये बात तो है, अब इस बात को किस तरह से लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो एक देखना होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी से नाराजगी फिर भी इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो 10% का ईडब्ल्यूएस का कोटा मिला हुआ है। उसकी बिल्कुल। रक्षा अगर होती रहती है तो उसमें लगभग सभी आबादी आ जाती है, और बिहार में तो 10 ही % आबादी है फॉरवर्ड की। जी। जो गिनती हुई है, जाति की जो गणना हुई है, उसमें तो 10 ही % की आबादी है, 5.5% तो मुस्लिम फॉरवर्ड है। तो अब उस अनुपात में आरक्षण आपको मिल ही रहा है, और जो बचे कुछ 10-15% जो सामान्य के लिए बचा रहेगा आरक्षण से, उसमें आप कम्पीट करिए। ये एक स्थिति मोटे तौर पर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए है लोगों को। अभी आपने कहा ना कि आरक्षण की सीमा बढ़ेगी, ये तय है, ये तो इसमें कोई जी। संदेह ही नहीं है कि बढ़ेगी। आप देखिए आंकड़े क्या है, 1971 को 31 माफ करिएगा 1931 के आंकड़ों के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते थे कि बिल्कुल। इस जाति की इतनी आबादी होगी, इस जाति की इतनी आबादी होगी। लेकिन पिछले 100 साल में कई जातियों ने बर्थ कंट्रोल किया बहुत कायदे से, कई जातियों ने जी। बर्थ कंट्रोल नहीं किया, हिंदू में भी मुसलमान में भी नहीं किया। तो जिसने बर्थ कंट्रोल नहीं किया उसकी बढ़ने की गति कम है, उसकी बढ़ने की गति ज्यादा है। तो उस जी। अनुपात में आबादी बढ़ी है। आप देखिए ओबीसी आबादी 1931 की जनगणना के हिसाब से बिहार में ओबीसी आबादी 52% थी, लेकिन जब अब गिनती हुई है तो पता चला कि 63% है। जी। तो 31 की जनगणना से 11% का अंतर आ गया, 52% की जगह 63% ओबीसी आबादी है, 36% अति पिछड़ा और 27% पिछड़ा।
तो ये जो जी, आबादी है 63%, तो अब इसके अनुपात में तो बढ़ाना होगा। मान लीजिए कि आपने 52% बिल्कुल। देश के स्तर पर आपने माना था कि 54% ओबीसी है, तो 54% हुँ, ओबीसी को आपने 27% आरक्षण दे दिया, उसका आधा हुँ, 50%। अब मान जी, लें कि 63% है या 64% है, तो 32% तो देना होगा ना। ऐसे भी आपको बढ़ाना बिल्कुल, ही पड़ जाएगा आप तो। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उतना ही सिर्फ नहीं बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा आरक्षण उस आबादी के अनुपात में। हम लोग जो पहले कई बार चर्चा कर चुके, जैसे बिहार ने ईडब्ल्यूएस छोड़ करके 65% किया, हुँ, अपने छत्तीसगढ़ ने ईडब्ल्यूएस को मिला करके 76% किया, झारखंड ने जी, 77% किया, हुँ, तो ये 75% किया की सिफारिश कर्नाटक सरकार ने की है। इसी तरह से 75% से कुछ ज्यादा सिफारिश जो है वो तेलंगाना की है, और जी, ईडब्ल्यूएस छोड़ करके 69% आरक्षण तमिलनाडु में ऑलरेडी लागू है। तो हुँ, 69% का मतलब 10% और ईडब्ल्यूएस जोड़े तो 79%, 80% तक बिल्कुल, आरक्षण पहुंचेगा ज्ञानेश्वर जी, ये बात अब मान लेना चाहिए है। और इसमें, जी, इस काम में ये संभव है कि इस काम में नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत क्रेडिट नहीं लेने दे कांग्रेस पार्टी को या दूसरी पार्टियों को। अब बिल्कुल, आरक्षण बिल्कुल, आरक्षण के बड़े चैंपियन के तौर पर अब बीजेपी और उसकी लीडरशिप आई हुई है, नरेंद्र मोदी आए जी, हुए हैं हुँ, जो आरक्षण के चैंपियन के तौर पर। और अब आपने जैसे कहा कि लाभ लाभ हानि, मान लीजिए देखेंगे, लाभ हानि जी, की बात करेंगे, तो सिर्फ इसलिए इसका लाभ बाय डिफॉल्ट कांग्रेस को नहीं मिलने जा रहा है कि कांग्रेस, राहुल गांधी ये बात कर रहे थे। हुँ, बाय डिफॉल्ट किसी चीज का लाभ नहीं मिलता है पॉलिटिक्स में, उसके लिए आपको आधार तैयार करनी, जमीन तैयार करनी होती है। तो राहुल गांधी तो 2 साल पहले एक्टिव हुए जाति गणना को लेकर के, आरक्षण को बिल्कुल, लेकर के, बिल्कुल, वो भी जब बिल्कुल, उनको नीतीश कुमार ने गुरु मंत्र दिया जनवरी फरवरी मार्च 2023 में, जी, हम लोग को पता है सबकी, जब उस समय, उसके पहले तो कभी उनके मुंह से नहीं निकला। हुँ, भाई जब ये सवाल तो उठेगा ना, जो बीजेपी सवाल पूछ रही है, तो हम उस सहमत हो नहीं सहमत हो बीजेपी से, लेकिन ये सवाल तो अपनी जगह है ना कि जब 2011 में सोशियो इकोनॉमिक की नोमिनेशन हुआ, जब काउंटिंग हुई, जब जातीय गणना हुई है, तो आपकी सरकार 3 साल रही, तो आपने क्यों नहीं जारी किया उसको? जब आप इतने सही बड़े बात, चैंपियन हैं, बिल्कुल, तो आपने क्यों बिल्कुल, नहीं जारी बिल्कुल, किया? ये सवाल तो होगा ना। फिर ये जी, सवाल होगा कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी और उसके बाद 10 साल आपकी सरकार रही, 10 साल क्या, उसके बाद बीच में 1.5 साल, हाँ 10 साल आपकी सरकार रही, तो क्यों नहीं मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस ने लागू कर दी? तो जी, ये सवाल तो होगा। जो जो हुँ, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नेहरू जी, कल धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आरक्षण के बड़े विरोधी थे, तो नेहरू जी विरोधी थे वो छोड़ दीजिए, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी तो नहीं हुआ। जी, आप वंचितों के लिए काम कर रहे थे, राइट बेस्ड हुँ, पॉलिसी बन रही थी, अधिकार दे रहे थे आप, लेकिन जाति गणना, जातिगत आरक्षण बढ़ाना, ये सब तो कांग्रेस के रिजॉल्व में नहीं था। जबकि बिल्कुल, बीजेपी के रिजॉल्व में नरेंद्र मोदी के आते ही पिछड़ी जातियां हैं, वंचित हैं, दलित हैं और आरक्षण है। ये उनकी राजनीति में है, इनबिल्ट राजनीति में, पॉलिटिक्स में है उसके। दूसरी जी, बात यह है कि कांग्रेस हो या कोई भी दूसरी विपक्षी पार्टी फॉर दैट मैटर, अपने यहाँ आरजेडी है, आप हुँ, उस देने की स्थिति में नहीं है। आरजेडी अभी अपोजिशन में है, आप जी, नहीं दे सकते, आप जाति गणना नहीं करा सकते हैं, आप जाति के आधार पर आरक्षण नहीं बढ़ा सकते हैं, आप हर जाति को उसके उसके अनुपात में आरक्षण नहीं दे सकते हैं। अभी जितनी बातें तेजस्वी यादव ने कही है, ये सारे काम वो नहीं कर सकते हैं। आप हुँ, सीटें आरक्षित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सरकार में है वो ये काम कर सकता है। जिसकी बिल्कुल, सरकार है वो ये काम कर सकता है। नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो केंद्र में है, हाँ, सेंटर में है, वही जिसकी सरकार है सेंटर में, और स्टेट्स में भी जिसकी सरकार है, वो ये चाहे तो कर सकता है। जी, कई काम वो कर सकता है ना। नीतीश कुमार आज चाहे तो कई काम कर सकते हैं। पिछड़ों के हुँ, लिए सीटें आरक्षित करने के नाम पर एक आयोग ही गठित करना हो तो नीतीश कुमार तो कर सकते हैं ना, वो सरकार तो कर सकती है। ठेकेदारी में आप आरक्षण कर सकते हैं, ठेकेदारी में हाँ, आरक्षण कर सकते हैं, हाँ, निजी आरक्षण क्षेत्र कर में कर सकते हैं, सकते हैं। जी, कर ही सकते हैं आरक्षण। तो ये चीजें जो सरकार में है वो कर सकते हैं, तो ये एक हुँ, एडवांटेज सरकार में होने का है। दूसरी जी, बात ये है, तेजस्वी यादव तो इसमें ठीक है कि पिछड़ी जाति से आते हैं, यादव हैं। राहुल गांधी की आइडेंटिटी नहीं है पिछड़ी जाति की। तो आप बिल्कुल, जब नरेंद्र मोदी के साथ आपकी तुलना होगी, तो एक व्यक्ति जो अति पिछड़ी समाज से आता है और अपने पिछड़ा होने की मार्केटिंग और ब्रांडिंग 10 साल से कर रहा है, उसके सामने आपकी आइडेंटिटी का क्या होगा? फिर जी, आपके मुकाबले तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की आइडेंटिटी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। क्योंकि जब बिल्कुल, आइडेंटिटी की आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, तो देखिए हुँ, ये तय मानिए कि कास्ट, जो पिछड़ी जातियां हैं इस देश की, वो किसी अगड़े को अपना नेता नहीं मानेंगी। एक जमाना था जब लोग मानते थे, जब पिछड़ी जातियां किसी अगड़े को अपना नेता मान लेती थी, अब हुँ, नहीं मानेंगी। मुसलमान मान लेता है हिंदू को अपना नेता। मुसलमानों ने बिल्कुल, लालू यादव को नेता माना हुआ था, मुलायम सिंह को नेता माना हुआ था, कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी को भी नेता मानते हैं। पिछड़ी हुँ, जातियां नहीं मानेंगी नेता, वो पिछड़ी हुँ, जातियां अपनी जाति के आदमी को ही नेता मानेंगी। तो ये राहुल गांधी के साथ एक बड़ी बाधा है उनके रास्ते में कि उनको कैसे नेता माने पिछड़ी जाति। तो आगे तो आने ये वाले दिनों में ये बाधा तो योगी आदित्यनाथ के लिए भी होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल। आप पहली लाइन से ये बात कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, के लिए बड़ी चुनौती हो गई। भाई बिल्कुल, आपने
योगी आदित्यनाथ को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था ज्ञानेश्वर जी, तो ये था कि वो राम राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो एक महंत है, वो राजपूत नहीं है, वो महंत है, वो योगी है, देश के प्रतिष्ठित हिंदू समाज के जो गोरखनाथ पीठ है उसके महंत है वो। तो वो उनका आचरण महंत के जैसा होगा, सभी जातियों सभी कुलों के साथ लेके चलेंगे। लेकिन हाल के घटनाक्रम से या पहले के भी कई घटनाक्रम से ये लगा कि वो कई जातियां तो अभी भी नाराज हैं उनसे, चूंकि वो अधिकारियों की नियुक्ति हो या पुलिस के अधिकारी हो, प्रशासन के अधिकारी हो, कामकाज हो, वहां एक जाति का बोलबाला है। तो वो आइडेंटिटी आपने आप महंत के ऊपर आपकी जाति की आइडेंटिटी ज्यादा आ गई। जैसे वो आइडेंटिटी आई वैसे आप अब पिछड़ी जातियां आपको उस तरह से महंत नहीं मानेंगी, आपको धर्मगुरु नहीं मानेंगी, नहीं मानेंगी कि आप उन सभी जातियों की रक्षा करने वाले हैं भगवान राम की तरह, वो नहीं मानेंगे। तो ये एक नुकसान होगा। और जब जाति के आंकड़े वहां भी आएंगे और पता चलेगा कि वहां भी जो ये सिगुफा छोड़ा हुआ है कि 26%, 28% फॉरवर्ड है, पता चला कि वहां भी 20% से कम है, तब क्या होगा? अभी तो बिहार के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में मानते हैं कि 30% तक फॉरवर्ड हो सकता है, 12% ब्राह्मण है तो 10% राजपूत है, पता चला कि नहीं है, तब तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो ये सब चीजें आएंगी तो उत्तर प्रदेश एक चिंता में है। तो लीडरशिप चेंज होने का मामला जैसे ही आंकड़े आएंगे वैसे ही शुरू हो जाएगा। तो ये बाधा उनके लिए भी है, ये बाधा कांग्रेस के लिए भी है। तेजस्वी के सामने ये बाधा नहीं है, तेजस्वी के सामने दूसरी बाधा है, अति पिछड़ा वाली बाधा है, यादव वर्सेस गैर यादव वाली बाधा उनके सामने आएगी। क्योंकि जो दूसरी गैर यादव जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां, वो भी तो अब असर्ट करेंगी, वो भी तो अपना हिस्सा खोजेंगी, वो पिछड़ा बन के नहीं रहना चाहेंगी ना। तो ये एक चीज वहां होगी। और आपने अभी जो पढ़ा कि वो जो उन्होंने मांग की है कि जाति के आधार पर सीटें आरक्षित हो, तो भाई उस आधार पर आप टिकट तो देते ही हैं। आप किस बात की गारंटी करना चाहते हैं? सारी पार्टियां जो आज जाति की राजनीति कर रही हैं, वो सारी, ये फिर आंख में धूल झोंकने वाली बात है ज्ञानेश्वर जी। जैसे महिला आरक्षण पर आंख में धूल झोंक रही हैं सारी पार्टियां आज तक, इंक्लूडिंग बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी। खैर आरजेडी और सपा का तो पहले से तय था कि महिला आरक्षण नहीं होना चाहिए, और महिला आरक्षण हो तो आरक्षण के भीतर पिछड़ा आरक्षण उसमें होना चाहिए। नहीं तो जो कई लोगों ने, शरद जी और मुलायम सिंह यादव और लालू यादव सब विरोध करते थे कि किस तरह की महिलाएं, बड़े ऊंचे घरों की महिलाएं आ जाएंगी। उसी तरह से ये भी आंख में धूल झोंकने की बात है। जरा आप पिछड़ों के इतने शुभचिंतक हैं तो उन पिछड़ों को उनके अनुपात में टिकट दीजिए, देते ही है लगभग। आप पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 40 में से 11 सीटें यादवों को दिलवाई थी, महागठबंधन की 11 सीटें, ये 11 टिकट यादव को मिले थे। तो आप आबादी मान लीजिए, कहा जा रहा है 14% है, टिकट आपने 26% दी थी, तो आप दीजिए अपनी आजादी, अपनी आबादी के अनुपात में आप ये सुनिश्चित करिए कि यादवों को 14% से ज्यादा टिकट नहीं देंगे, या हम कम ही टिकट देंगे। तो ये तो आप टिकट जो आपके हाथ में है वो आप करिए। ममता बनर्जी ने, ज्ञानेश्वर जी, 40% सीटें महिलाओं को दे दी, 40% सीटें। वो तो नहीं कहीं कहने कि जब तक कानून लागू होगा तभी देंगे। जब नवीन पटनायक ने 33%, 35% महिलाओं को टिकट दे दी। तो आपको अगर पिछड़ों से इतना प्रेम है तो आप पिछड़ों को ज्यादा टिकट दे दीजिए। बिल्कुल, ये तो आपके हाथ में है। और बाकी रही बात आरक्षण बढ़ाने की ज्ञानेश्वर जी, तो अब आप कई अगले 2-4 चुनाव तक, 10 साल 15 साल आप मान के चले कि आरक्षण केंद्रीय तत्व है चुनाव का। इसमें जुडिशियरी में आरक्षण लागू करना है, निजी सेक्टर में आरक्षण लागू करना है, आरक्षण की सीमा बढ़ानी है, ये सारी चीजें होंगी। यही राजनीति सब आदमी करेगा। और ये अब धर्म के ऊपर जाति हावी हो गई, बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन लाभ लेने की स्थिति में भी अभी बीजेपी बाकी पार्टियों से ज्यादा है, बेहतर है, क्योंकि उसका सेंट्रल लीडरशिप पिछड़ी अति पिछड़ी जाति का है। और उन लोगों ने पिछड़े जितने मंत्री बनाए हैं या मुख्यमंत्री बनाए हैं वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। ये कांग्रेस ने नहीं किया था, उसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना हो। चलिए, तो देखिए, धर्म के ऊपर जाति हावी हो गई और अब अगले कई चुनाव, सबसे पहला चुनाव तो बिहार का ही होगा जिसमें कास्ट इफेक्ट दिखेगा। और जो कास्ट सेंसस की बात हुई है उसके क्या परिणाम चुनाव परिणाम में दिखेंगे, कौन फायदे में रहेगा, कौन नुकसान में रहेगा, क्या सवर्ण करेंगे, क्या पिछड़े करेंगे, क्या अति पिछड़े करेंगे, यह सब कुछ देखने को मिलेगा और आपको हम बताते ही रहेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।